साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका मध्य प्रदेश जीके यूनिट 1। ठीक है, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। शुरू में आपको ट्रेडिशनल प्रश्न कराए जाएंगे जो अभी तक परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में लास्ट में आपको एमपी करंट अफेयर 2020 के भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का जो प्रैक्टिस सेट है। साथ ही साथ में आपको बता दें 20 प्रश्न आपके सामने महत्वपूर्ण आने वाले हैं। T20 क्रिकेट मैच यहां पर हम खेलने वाले हैं और आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि 20 में से कितने प्रश्न आपके सही निकले हैं। ठीक है, और हर एक प्रश्न के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी भी आपको देते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे कि अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है पाला, ऑप्शन बी है मावठ, ऑप्शन सी है ओला या फिर ऑप्शन नंबर डी है सियाला। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी यानी कि मावठ कहा जाता है जब शीत ऋतु में बारिश होती है लौटते हुए मानसून से। देखिए, शीत ऋतु में कोहरा, सूखा मौसम, स्वच्छ आकाश, तापमान में गिरावट, वायु की मंद गति के साथ साथ बारिश भी होती है। शीत ऋतु में होने वाली इस बारिश को मध्य प्रदेश में मावठ कहा जाता है। ठीक है, तो जो शीत ऋतु में लौटते हुए मानसून से बारिश होती है उसे मध्य प्रदेश में मावठ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? 4 नदी द्वीप आपको दिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है यह आपसे पूछा जा रहा है। आइए आंसर देखते हैं। पहले इसका पढ़ लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है काल भैरव, ऑप्शन बी है ओमकारेश्वर, ऑप्शन सी है बाणगंगा, ऑप्शन डी है नौरादेही। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। सही आंसर है बी यानी कि ओमकारेश्वर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है मध्य प्रदेश का। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है ओमकारेश्वर के बारे में। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप ओमकारेश्वर है जो खंडवा में नर्मदा तट पर स्थित है। यहाँ पर महादेव का मंदिर है, आदि शंकराचार्य की गुफाएं हैं, ममलेश्वर का मंदिर है और ओमकारेश्वर का मंदिर है। ये दर्शनीय स्थल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कहाँ पर? ओमकारेश्वर नदी द्वीप में। ठीक है, अब ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या है ये भी पूछा जाता है, तो ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम मानधाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर स्थित है? इन चारों ऑप्शन में से ही आपको बताना है, इसके अलावा नहीं बताना, इन चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है तवा, ऑप्शन सी है चंबल, ऑप्शन नंबर डी है ताप्ती। चलिए आंसर देख लेते हैं। देखिए आंसर, सही आंसर बी यानी कि तवा नदी पर सबसे बड़ा सड़क पुल स्थित है इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल तवा नदी पर निर्मित है जिसकी लंबाई 1322 मीटर है। होशंगाबाद जिले में स्थित तवा बांध प्रदेश का सबसे लंबा बांध होने का खिताब लंबे समय तक अपने पास रखा। फिलहाल वर्तमान में जो है सिंध नदी पर जो पुल बना हुआ है वो 2.5 किलोमीटर लंबा है। तो आपको ऑप्शन में देखना है कि सिंध दिया हुआ है कि नहीं। अगर सिंध नदी आपको दी हुई है तो आपको आंसर सिंध नदी ही लगाना है। सिंध नदी पर जो मड़ीखेला डैम बना हुआ है वहां पर जो पुल बना हुआ है वो सबसे लंबा है वर्तमान में, लेकिन अगर यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो सबसे लंबा तवा नदी पुल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, नर्मदा अपने दोनों तरफ संगमरमर को काटकर एक संकरी घाटी में सिकुड़ जाती है। इसे निम्न में से किस जिले में देखा जा सकता है? ऑप्शन ए है उज्जैन, ऑप्शन बी है रतलाम, ऑप्शन सी है धार, ऑप्शन नंबर डी है जबलपुर। तो बताइए कहां पर नर्मदा संगमरमर की चट्टानों को काट करके सकरी घाटी में सिकुड़ जाती है? चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। सही आंसर है डी यानी कि जबलपुर में जाकर के ये जो है नर्मदा संगमरमर की चट्टानों को काटती है और सकरी घाटी में मुड़ जाती है, और यह दृश्य हम जबलपुर में देख सकते हैं। तो देखिए, नर्मदा से 13 किलोमीटर दूर स्थित मध्य प्रदेश का जबलपुर नगर संगमरमर की चट्टानों के लिए पहचाना जाता है। यहीं पर भेड़ाघाट स्थल भी स्थित है और धुआंधार जलप्रपात भी यहीं पर देखे जाते हैं। तो 3 स्टैटिक के प्रश्न यहाँ पर आपके क्लियर हो गए। पहला कौन सा? संगमरमर के लिए जाना जाता है जबलपुर, यहीं पर आपका भेड़ाघाट है और यहीं पर धुआंधार जलप्रपात भी स्थित है। ठीक है, और ये दोनों जलप्रपात आपके नर्मदा नदी के द्वारा ही बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? रतलाम खंडवा, खंडवा खरगोन, उज्जैन शाजापुर, धार झाबुआ। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी यानी कि खंडवा खरगोन को सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश के कपास के मुख्य उत्पादक जिले खंडवा तथा खरगोन हैं। इनको कपास को सफेद सोना कहा जाता है। देखिए, मध्य प्रदेश में कपास को सफेद सोना कहा जाता है और सबसे ज्यादा जो कपास का उत्पादन है वो खंडवा और खरगोन में होता है। इस वजह से यहाँ पर खंडवा खरगोन को सफेद सोने का क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, सफेद सोने का क्षेत्र कौन सा है? खंडवा और खरगोन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
मध्य प्रदेश में किस फसल की खेती पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है? इनमें से कौन सी ऐसी फसल है जिसको प्रतिबंधित कर दिया गया है मध्य प्रदेश में? अफीम, गांजा, जट्रोफा या फिर करनी? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि अफीम की खेती पर अभी हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया गया है। देखिए, तो मध्य प्रदेश सरकार ने अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने व किसानों को वैकल्पिक खेती और अन्य व्यवसाय से जोड़ने की कार्य योजना का निर्णय लिया है। देखिए, अगर अफीम की खेती पर रोक लगा देंगे तो जो किसान यहाँ पर अफीम की खेती कर रहे हैं वो फिर कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए कुछ अलग से वैकल्पिक खेती की सोच यहाँ पर रखी गई है। साथ ही साथ में अन्य किसी व्यवसाय से उन लोगों को जोड़ दिया जाएगा, लेकिन अफीम की खेती को यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, जट्रोफा की बात कर लें। जट्रोफा को आप जानते हैं, जो रतन जोत होता है उसे जट्रोफा कहते हैं, जहाँ से बायोडीजल निकाला जाता है। ठीक है, तो भविष्य का जो ईंधन ऑयल है वो कौन सा होगा? जट्रोफा होगा, यानी कि बायोडीजल होगा जो रतन ज्योत या फिर जट्रोफा से प्राप्त किया जाता है। तो जट्रोफा को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्र किस साधन से सिंचित होता है? सबसे ज्यादा सिंचाई जो है मध्य प्रदेश में वो किस साधन से की जाती है? नहर से, कुएं एवं तालाब से, या केवल तालाब से, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी ए, यानी कि कुएं और तालाब से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रों को सिंचित किया जाता है। तो मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कुएं एवं नलकूपों के द्वारा होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश के किस भाग में मुख्य रूप से चावल की खेती की जाती है? अगर आपका मैप क्लियर होगा तो आप यहां से इसको ऐसे ही आंसर दे सकते हैं, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, ऑप्शन ए है उत्तरी, ऑप्शन बी है पूर्वी, ऑप्शन सी है पश्चिमी, ऑप्शन नंबर डी है दक्षिणी। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि पूर्वी क्षेत्र में चावल की खेती की जाती है। अब पूर्वी क्षेत्र में क्यों की जाती है, देखिए बताते हैं आपको। देखिए, तो मध्य प्रदेश में सिंचाई मुख्यतः नहर और टैंक के माध्यम से की जाती है, परंतु पूर्वी क्षेत्रों में प्रदेश के अन्य भाग की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, इस वजह से यहाँ पर चावल की खेती होती है। देखिए, चावल की खेती अगर आपको करनी है तो आपको पानी की अधिक आवश्यकता होगी, और जैसे ही आप भारत के पूर्व की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम, और ये जो आपका मणिपुर वाला क्षेत्र हो गया, इस तरफ जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो आपको बरसात सबसे ज़्यादा मिलती चली जाएगी। तो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर भी बारिश सबसे अधिक होती है, इस वजह से मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में धान की या फिर चावल की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना का प्रारंभ किस सन में हुआ था? 1971, 1962, 1977 या फिर 1978? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि 1971 में रानी अवंतीबाई सागर परियोजना का प्रारंभ हुआ था। देखिए, कुछ जानकारी बाकी ऑप्शन के बारे में बता देते हैं। तो रानी अवंतीबाई परियोजना को बरगी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, जिसका प्रारंभ वर्ष 1971। ठीक है, तो इसको बरगी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। 1962 में राजघाट परियोजना का शुभारंभ हुआ था। 1977 में थावर परियोजना का शुभारंभ हुआ था, और 1987 में बाण सागर परियोजना का श्री गणेश हुआ था। तो ये आपको सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर याद रखने हैं, जितने भी हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको बताए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हलाली नहर से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है विदिशा, ऑप्शन बी है राजगढ़, ऑप्शन सी है मुरैना, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि जो विदिशा जिला है वो हलाली नहर से सर्वाधिक लाभान्वित होता है। देखिए, हलाली नहर हलाली नदी पर निर्मित बांध से निकाली गई है। इस परियोजना को अशोक सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। यह परियोजना मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में निर्मित की गई है। इससे विदिशा एवं रायसेन जिले जो है लाभान्वित होते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, जो हलाली नहर परियोजना है वो हलाली नदी पर निर्मित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पर निर्मित की गई है? तो रायसेन जिले में इसको निर्मित किया गया है। और कौन कौन यहाँ पर लाभान्वित होता है? तो विदिशा और रायसेन जो जिला है वो सर्वाधिक लाभान्वित होता है हलाली नहर परियोजना से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भोपाल में एकमात्र इको पर्यटन स्थल कौन सा है? जैसा कि आपको पता है भोपाल अपनी झीलों के लिए प्रसिद्ध है, तो भोपाल में एकमात्र इको पर्यटन स्थल कौन सा है? ऑप्शन है कोलार बांध, ऑप्शन बी है राजघाट बांध, ऑप्शन सी है केरवा बांध, ऑप्शन नंबर डी है हलाली बांध। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है, यानी कि जो केरवा बांध है वो भोपाल में एकमात्र इको पर्यटन स्थल है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एकमात्र इको पर्यटन स्थल केरवा बांध है, और यह पिकनिक स्पॉट के रूप में खासा लोकप्रिय, यहाँ पर लोग पिकनिक मनाने आते हैं बरसात के दिनों में। ठीक है, तो केरवा बांध कहाँ पर है? भोपाल में है, ये भी आपको याद रखना है, और ये एक इको पर्यटन स्थल है। आगे बढ़ते हैं, देखिए।
तो अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है सरदार पटेल के द्वारा, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी के द्वारा, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मेघा पाटकर के द्वारा। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पर परिकल्पना की गई। बहुत लोग यहाँ पर पिछली बार कंफ्यूज हो गए थे, एमपीपीएससी ने जब पूछा था तो लोग सरदार पटेल लगा करके आए थे, क्योंकि उन्होंने सोचा था सरदार सरोवर बांध जो है वो सरदार पटेल जी ने ही यहाँ पर स्थापित किया होगा, उन्हीं के नाम पर किया गया होगा। लेकिन इसका जो निर्माण है, इसकी जो परिकल्पना है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। देखिए, तो नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, जिसकी अभिकल्पना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आधारशिला कब रखी गई थी? तो 1961-62 में इसकी आधारशिला रख दी गई थी, लेकिन इसके निर्माण कार्य में काफी विवाद उत्पन्न हो गया था। ऊंचाई की वजह से काफी विवाद हो गया था, बहुत सारा क्षेत्र जो है वो डूब के क्षेत्र में आ रहा था, इसलिए इसका जो निर्माण कार्य है वो 1979 में जाकर के प्रारंभ हो पाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में रक्षा उद्योग किस जिले में केंद्रित है? सबसे ज्यादा जो रक्षा उद्योग हैं वो कहां पर लगाए गए हैं? भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर या फिर इंदौर? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि जबलपुर में सबसे ज़्यादा रक्षा उद्योग आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश का रक्षा उद्योग मुख्य रूप से जबलपुर जिले में स्थापित किया गया है। देखिए, जबलपुर जिले में गन कैरेज फैक्ट्री है यहाँ पर, और यहाँ पर सुरक्षा इकाइयों को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया। ठीक है, तो गन कैरेज फैक्ट्री है, और मतलब कि बहुत सारे उपकरण जो हैं, जो रक्षा उपकरण हैं, वो जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनाए जाते हैं। और किसके द्वारा? तो मध्य भारत सरकार के द्वारा, यानी कि ये आपका केंद्रीय, एक तरह से केंद्र के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सारी चीज़ें स्थापित की गई हैं। तो रक्षा उद्योग सबसे ज्यादा कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मंडीदीप ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी जापान। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि जापान के सहयोग से मंडीदीप ऑप्टिकल फाइबर कारखाना स्थापित किया गया है। अब देखिए, अब आपको क्या यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपको बताना है कि जो बीना रिफाइनरी सागर जिले में है, तो वो बीना रिफाइनरी किस देश के सहयोग से स्थापित की गई है? प्रश्न एक बार सुन लीजिएगा, जिससे कि कल वाली वीडियो में आपका नाम आ सके कि जो बीना रिफाइनरी है जो आपकी सागर में है, तो किस देश के सहयोग से बीना रिफाइनरी को स्थापित किया गया है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी कुछ दे देते हैं। देखिए, तो देश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडीदीप, जो कि रायसेन में स्थित है, जापान के सहयोग से स्थापित किया गया है। ठीक है, कहां पर है? मंडीदीप, रायसेन में। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? जामनगर, महू, धामनोद या फिर जावरा? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि महू में स्थित है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान। देखिए, तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान महू में स्थापित किया गया। इस संस्थान का उद्देश्य क्या है? तो अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग की महिलाओं एवं बच्चों को उन्नति के अवसर उपलब्ध कराना इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य है। महू में जो है इसका निर्माण किया गया है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी की जो जन्मस्थली है वो महू में ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के इनमें से किस स्थान पर कृषि महाविद्यालय नहीं है? यानी कि 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इनमें से किस स्थान पर कृषि महाविद्यालय की स्थापना नहीं की गई है? इंदौर, खंडवा, सीहोर या फिर भोपाल? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि भोपाल में कोई भी कृषि महाविद्यालय नहीं है। ठीक है, काफी आश्चर्य की बात है कि राजधानी भोपाल है, कोई कृषि महाविद्यालय वहां पर नहीं है, और लोग इसी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। भोपाल को तो लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि भोपाल तो राजधानी जरूर होगा, लेकिन भोपाल में कोई भी कृषि महाविद्यालय नहीं है। तो मध्य प्रदेश में कृषि महाविद्यालय कहाँ कहाँ पर है? इंदौर में है, जबलपुर में है, ग्वालियर, खंडवा, मंदसौर, रीवा और चित्रकूट, इन जगहों पर महाविद्यालय स्थित है कृषि वाले, लेकिन भोपाल में कोई भी कृषि महाविद्यालय स्थित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जीवन शक्ति, अब यहाँ से आपका जो है एमपी की करंट अफेयर स्टार्ट हो गई है, 2020 और 2021 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर। देखिए, तो जीवन शक्ति योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चालू की गई है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? आंसर देख लेते हैं। ऑब्वियसली आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश, यानी कि बी ऑप्शन। कुछ जानकारी आपको देते हैं किससे संबंधित है। तो जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को घर पर मास्क बनाकर कमाने के लिए शुरू की गई है, जहां सरकार उन्हें प्रति मास्क 11 रुपए का भुगतान करेगी। अब देखिए, सीधे सीधे आपसे ये पूछा जा सकता है कि जीवन शक्ति योजना का संबंध किस क्षेत्र से है या फिर किस कार्य से है? तो मास्क बनाने के लिए जीवन शक्ति परियोजना चालू की गई है। कहां पर? ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं चालू की गई है, शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए चालू की गई है, और 11 रुपए प्रति मास्क जो है भुगतान करेगी केंद्र सरकार। इनको तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
तो मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य को अभी हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य, रातापानी राष्ट्रीय अभयारण्य, नौरादही अभयारण्य या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य को अभी हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। तो मध्य प्रदेश में चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य, जो कि मुरैना में स्थित है, स्थानीय वनस्पतियों और जीवों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। किसे? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को। ठीक है। अब चंबल अभयारण्य में हम किसका संरक्षण करते हैं? तो घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है, गंगा डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है। कहां पर? आपके चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य में। ठीक है। श्योपुर की भी बात कर लेते हैं लगे हाथ। तो श्योपुर में कूनो पालनपुर अभयारण्य है और यहाँ पर ये अभी क्यों अभी चर्चा में बना हुआ है? तो यहाँ पर अफ्रीका से 10 चीते लेकर के आए जा रहे हैं। तो कहाँ पर है कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य? वो आपका श्योपुर जिले में स्थित है। हमने कई बार आपको जो करंट अफेयर में बताया भी था, और एक बार करंट अफेयर में जो लास्ट प्रश्न पूछते हैं हम, तो करंट अफेयर वाली वीडियो हमने प्रश्न भी पूछा था कि जो आपका कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निमाड़ मिर्च महोत्सव 2020 का पहला संस्करण राज्य सरकार द्वारा कहां पर चालू किया गया? खंडवा, खरगोन, छिंदवाड़ा या फिर रायसेन? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि निमाड़ मिर्च महोत्सव 2020 का पहला संस्करण खरगोन में आयोजित किया गया। खरगोन में भी कहां पर आयोजित किया गया और इसका शुभंकर क्या था, यह भी पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं। तो निमाड़ मिर्च महोत्सव का पहला संस्करण राज्य सरकार द्वारा राज्य में मिर्च उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कसरावद खरगोन में स्थापित किया गया, शुरू किया गया था। कहां पर? कसरावद में। ठीक है। तो कसरावद याद रखिएगा। इस महोत्सव के लिए शुभंकर क्या था? तो मिर्च चाचा जो है इस महोत्सव का शुभंकर बनाया गया था। तो शुभंकर भी आपसे पूछा जा सकता है, स्थान भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, कसरावद खरगोन में प्रारंभ हुआ, मिर्च चाचा इसके शुभंकर थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा महोत्सव 2020 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस स्थान पर किया गया है? झाबुआ, डिंडोरी, अमरकंटक या फिर रतलाम? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि अमरकंटक में जो है नर्मदा महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक में नर्मदा महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया। यहाँ पर विशेष ध्यान क्या दिया गया, किस बात पर यहाँ पर चर्चा की गई? तो मध्य प्रदेश सरकार ने पहले भूमि सर्वेक्षण कार्य की जगह गाँव के मानचित्रीकरण के लिए ड्रोन का उपयोग किया। पहली बार यहाँ पर ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। इसी के बारे में यहाँ पर नर्मदा महोत्सव में जानकारी प्रदान की गई थी लोगों को। पहले मैनुअल रूप से उपग्रहों के माध्यम से जो है यहाँ पर पूरा मतलब कि जो आपका मानचित्रीकरण है गाँव का, वो उपग्रहों के माध्यम से किया जाता था और सही जानकारी यहाँ पर नहीं मिल पाती थी। अब राज्य सरकार ड्रोन की मदद से जो है मानचित्रीकरण कर रही है सारे गाँव का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे, 20 प्रश्न थे। बताइए आपके कितने नंबर आए हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और एक प्रश्न हमने जो आपसे पूछा है कि जो सागर में जो है आपकी ऑयल रिफाइनरी स्थित है, तो वो बिना ऑयल रिफाइनरी किस देश के सहयोग से बनाई गई है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आपको बता दें, डेली सुबह 7:30 बजे हम आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आते हैं। तो करंट अफेयर देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो आपके यूनिट 8 को कवर करती है और आगामी जो भी परीक्षाएं आने वाली, जैसे कि एमपी पटवारी है, एमपीपीएससी 2021 है, 2020 भी है, आपकी एमपीएसआई है, इन सब के लिए डेली करंट अफेयर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो भी अपडेट होती हैं डेली बेस पर, जो भी योजनाएं नई नई चालू की जाती हैं, जो भी ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस के प्रश्न यहाँ पर आते हैं नए नए, उन सबको हम वहाँ पर कवर करते हैं। तो आपके लिए दोनों वीडियो देखना अनिवार्य है, सुबह 7:30 बजे वाली और दोपहर में 12:30 बजे वाली। जो भी ये दोनों वीडियो देख रहा है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप काफ़ी हाई लेवल पर पहुंच चुका होगा और एमपी के सभी एग्जाम के लिए उनकी तैयारी बिल्कुल पुख्ता हो चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि डेली हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो और प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहते हैं। तो जल्दी मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।